हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियो जो हमने की थी वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर थी, क्लास 12th अकाउंटेंसी। तो इसी क्रम को या इन्हीं वीडियोस को जो हमारे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टॉपिक पे है उनको आगे बढ़ाते हैं। और जो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं जिनको हम इस वीडियो में करेंगे वो ये 3 टॉपिक हैं जो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो इसमें सबसे पहला है कि हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी जो हमने एडमिशन में भी किया था, ये एक सबसे कॉमन है क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी होगा तो ये जरूर निकालना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो पहले वाले चैप्टर में जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुई, जब भी ये हुआ, रिटायरमेंट में भी हो रहा है, एडमिशन में भी हुआ था और इसके बाद जो डेथ है उसके अंदर भी होगा। तो इसे सबसे पहले हमें यही निकालना होगा जिसको हम रिवैल्यूएशन के अकाउंट के थ्रू निकालेंगे और जर्नल एंट्री भी सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। दूसरा जो टॉपिक है वो भी हमने उनमें सब में किया था, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम कर चुके हैं वो सारे टॉपिक इसमें भी आ रहे हैं। तो हम ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व ऑब्लिक प्रॉफिट और लॉस इसकी भी सीखेंगे। लगभग ये दोनों चीजें सेम है, बट इस चैप्टर में भी हम इनको और रिवाइज कर लेते हैं जो सो दैट ये कंफर्म हो जाए हमारे। और दूसरी बात है कि मैंने आज तक इस ब्लैक बोर्ड फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट नहीं किया है। मेरी वीडियोस जो थी अब तक मैं उसमें दिखता नहीं था और जो वर्किंग जैसे होती है जैसे वो नहीं था। और तीसरा टॉपिक जो है वो इसी से पर्टिकुलर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से बिलोंग करता है कि आप सेटलमेंट कैसे करोगे अकाउंट की जो आपका पार्टनर अब कंपनी छोड़कर या फर्म छोड़कर जा रहा है। तो आज के ये 3 टॉपिक हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को सीखेंगे। वो भी मोर ओवर लेस वैसी ही है जैसे हम पहले कर चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं हम सबसे पहले रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो इसको पहले हम अकाउंट फॉर्म में पहले चलो जर्नल एंट्री में सीखते हैं सबसे पहले, क्योंकि यही बेस है और सबसे पहले होता भी यही है। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को ही हम जर्नल एंट्री कहते हैं। तो इसमें सीखते हैं कि रीवैल्यूएशन कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले जो हम सीखेंगे इसमें जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि अगर आपकी कोई भी एसेट इंक्रीज कर जाए, आपने उसकी वैल्यूएशन की और इंक्रीज हो रही है किसी भी एसेट की वैल्यू, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनती है। कोई भी एसेट अगर इंक्रीज करे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। एसेट बढ़ेगी तो हमेशा डेबिट होती है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि अगर एसेट इंक्रीज हो, मान लिया वो इस समय 5000 पर है कोई भी एसेट, और वो बढ़कर हमें बता दी गई कि वो अब जो है उसकी नई वैल्यू जो है उसकी रीवैल्यूएशन जो हुआ उसका वो 7000 हो गया, तो इसका मतलब वो बढ़ गई। तो जब वो एसेट बढ़ेगी तो वो डेबिट हो जाएगी। अब उस एसेट का नाम कुछ भी हो सकता है, तो अगर आप नाम के हिसाब से चलो तो यहाँ पे नाम ही लिखा जाता है। अब जैसे वो फर्नीचर हो सकता है और ऐसा ही कोई और एग्जांपल हो सकता है, तो वो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इसीलिए मैंने एसेट अकाउंट को डेबिट लिख दिया है। 2 कहां जाएगा ये पैसा, ये आप जानते हो किस में जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये सारी एंट्री जो हो रही हैं ये किसके बेस पर हो रही हैं, हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहां हम रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख देंगे और नीचे नरेशन लिखना जरूरी होता है। तो अगर मेरी आप पुरानी वीडियो देखो तो उनमें सब में मैंने नरेशन मेंशन की है। यहाँ पर मैं उसको अब क्योंकि आप यूज टू हो चुके हो तो अब मैं उस काम को दोबारा नहीं करा रहा। जो भी अमाउंट है वो यहाँ आ जाएगा। अमाउंट में भी आपको ये समझना है, जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया है, तो इस एग्जांपल में देखिए आप 5 to 7, तो मैं 2 बोल रहा हूं यहां पर। तो जब वर्ड 2 लिखा हो तो आप डिफरेंस निकालोगे और उस डिफरेंस को शो करोगे। ये अमाउंट आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा
और ये आपका बैलेंस शीट में गिवन होगा। तो जब इस तरीके से फिगर दी गई हो तो इसका मतलब है 5 to 7 हो रहा है, तो 2 वर्ड यूज हो रहा है, तो एडजस्टमेंट में आपको लिखा भी 2 ही मिलेगा। तो 2 वाले केस में आप डिफरेंस निकालोगे। अगर ऐसा लिखा हो कि एसेट इज इंक्रीज्ड बाय 5000, अगर एडजस्टमेंट में कुछ ऐसा लिखा मिले हमें, तो देखिए यहां पर अब 2 नहीं लिखा, यहां पर जो चेंज है वो बाय का है, जो आपको नोट करना है। तो जब बाय का लिखा हो तो आप सीधा डायरेक्ट ये ही अमाउंट लिख दोगे, डायरेक्ट अमाउंट आता है उसमें। तो ये आपको समझना है। तो 2 वाले में डिफरेंस लिखोगे, बाय अगर लिखा हो तो डायरेक्ट अमाउंट डाल दोगे। एंट्री ये रही, 2 और बाय का आपको समझना था, ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं, पर अब मुझे लगा कि इस समय मेरे पास बोर्ड है तो मैं आपको उसको। अब हम इसके केस सेकंड पर पहुंचते हैं, रीवैल्यूएशन के। अभी हम एसेट में ही रहते हैं, अब डिक्रीज कर लेते हैं एसेट को, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया डिक्रीज। अब यही फिगर आप उल्टी ले लो, क्या हुआ, अब एडजस्टमेंट में 7 नहीं लिखा हुआ, अब बैलेंस शीट में 7 है दिया हुआ है, और एडजस्टमेंट में बोला गया है कि वो अब 5000 पर पहुंच गई है। 2 और बाय वही रहेगा, 2 होगा तो डिफरेंस आएगा, बाय होगा तो डायरेक्ट आएगा। तो अब वैल्यू 7 थी और अब कितनी रह गई 5, तो उसको कहा जाता है डिक्रीज। तो डिक्रीज एसेट कभी भी होती है, तो हमने शुरू से सीखा है कि एसेट को अगर डिक्रीज करना है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बेचने के इक्वल है, कम करने के इक्वल है। तो एसेट जब भी कम होगी तो वो क्रेडिट होगी। जैसे मैंने 2 पहले लिखा आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल, अभी भी मैं फर्नीचर पर ही रहता हूं जिससे आप इसको समझ सको, बाकी नाम कुछ भी हो सकता है। आपको उस एसेट को क्रेडिट करना है जब वो डिक्रीज कर रही हो। अमाउंट जाएगा कहां, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है तो डेबिट में भी कुछ आना चाहिए। तो जो अकाउंट आप बना रहे हो ये एंट्री उसी में जाएगी, इसका मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगी। नरेशन आपको लिखनी पड़ेगी और जो भी अमाउंट हो 2 के अकॉर्डिंग या बाय के अकॉर्डिंग आप वो वहां पर लिख दोगे। तो ये एंट्री हो गई हमारी जब एसेट डिक्रीज कर रही है। अब हम केस थर्ड पर पहुंचते हैं। केस थर्ड, अब लायबिलिटी में चलते हैं। एसेट के 2 हो गए, अब हम लायबिलिटी को बढ़ाते हैं। पहले इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ओ लायबिलिटी। कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, देखिए इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है। अब लायबिलिटी बढ़ रही है तो लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, पहले आपको ये याद रखना है। जब भी वो इंक्रीज होगा तो वो उसी साइड से इंक्रीज होगा। तो हर लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस की होती है। तो अगर किसी भी लायबिलिटी को हमें बढ़ाना है तो हमें उसे क्रेडिट ही करना पड़ेगा। तो वो लायबिलिटी जिस भी नेम से है वो क्रेडिट हो जाएगी। जैसे मैं क्रेडिटर ले लेता हूं तो क्रेडिट होकर वो बढ़ेगी, जाएगी अभी भी ये कहां, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरीके से हमने लायबिलिटी को इंक्रीज कर दिया।
ठीक है। ऑब्वियसली ये अमाउंट फिर उसी तरीके से आएंगे, अमाउंट के लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है, टू और बाय ही चलेगा। नेक्स्ट केस 4 आता है। अब हम लायबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो जो ये एंट्री करिए इसकी उल्टी हो जाएगी। तो लायबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब है अब आप उसको पैसा नहीं दोगे। तो लायबिलिटी के अकाउंट को कम करो, कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो वो लायबिलिटी अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट। मान लिया क्रेडिटर ही है तो वो डेबिट हो जाएंगे। और एडजस्टमेंट अभी भी किस अकाउंट के थ्रू होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट। तो ये बेसिक 4 चीजें हैं हमारी। अमाउंट वही टू और बाय, वो आपको समझा दिया है क्यों ऐसा होता है। तो ये बेसिक 4 केस हैं हमारे। इन 4 केस के बाद 2 केस और आते हैं। 2 केसेस हमारे और हैं जिनको हम समझेंगे। अब वो इन्हीं में से ही है, ट्रीटमेंट इसी तरह से है तो मैं उसको वहीं पर लेके आ जाऊंगा बस बीच में। तो अब है हमारा केस 5। केस 5 है कि कोई एसेट जो है रिकॉर्ड में नहीं है। कोई भी एसेट अगर रिकॉर्ड में नहीं है तो इसका मतलब वो हमारे पास इस समय किस वैल्यू की है, 0 की। आज की डेट में हमारी बुक में वो कितने की है, 0 की। और अब हमें कहा जाए कि उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जैसे ओल्ड टाइपराइटर था और कहा गया कि अब वो 1500 रुपए का आपको बुक में दिखाना है, तो आप 0 से उसको कहां लेकर जा रहे हो, 1500 पे। ये बैलेंस शीट में आज की स्थिति है, ये एडजस्टमेंट के बाद की स्थिति है। तो देखिए 0 से 1500 अगर वो पहुंचेगी, भाई 0 है ना आज की डेट, अनरिकॉर्डेड एसेट 0 है। और अगर उसको मैं 1500 पर लेके जा रहा हूं तो मैं उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं। तो कौन सा केस हो गया, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो अगर ये सिर्फ इंक्रीज के लिए ये नहीं है, इसके साथ ही आप यहां पर अनरिकॉर्डेड एसेट भी जोड़ दो। तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसकी भी ट्रीटमेंट यही होगी, मतलब कि वो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये केस कौन सा हुआ, 5, अनरिकॉर्डेड एसेट का। अब केस 6 की तरफ चलते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड रह गई हो और हमें कहा गया हो भाई क्लेम देना है अपने एम्प्लॉय को, अब तक वो कहीं नहीं था, पर अब हमें दिख रहा है कि कोर्ट का जो डिसीजन है वो हमारे अगेंस्ट आने वाला है और हमें अब कंपनसेशन देना पड़ेगा एम्प्लॉय को। तो लायबिलिटी क्रिएट होगी और वो रिकॉर्डेड है नहीं, तो इसका मतलब वो कहाँ है, 0 पर। और अब आपको एम्प्लॉय को अगर 15,000 देने हैं तो लायबिलिटी बढ़ ही रही है। तो बढ़ने वाला केस कौन सा है लायबिलिटी का, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब केस 6 में भी क्या एंट्री होगी, जैसे आप इंक्रीज में करते थे। मतलब कि कोई भी अगर कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है तो उसकी भी ट्रीटमेंट आप बिल्कुल इंक्रीज इन लायबिलिटी की तरह करेंगे, ठीक है। तो केस 6 कहां आ गया, यहां पर। इसमें क्या होगा, लायबिलिटी को क्रेडिट करोगे क्योंकि आपको देना पड़ेगा वो पैसा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट। तो ये ही हमारे बेसिक टाइप्स हैं जो रिवैल्यूएशन में जाते हैं। इसके अलावा हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कुछ नहीं आता। तो ये तो बेसिक कर लिया, जर्नल कर ली, पहले जर्नल आती हैं। अब वो हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनवाते हैं। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट इन केसेस में कैसे बनेगा, बस अब उसको और देख लीजिए।
क्योंकि एंट्रीज आई तो हम इस तरीके से करेंगे और अकाउंट आया तो हम इस तरीके से करेंगे। तो पहले केस 1 के लिए देखो, जब इंक्रीज हुई एसेट तो रिवैल्यूएशन को आपने क्या कर रखा है, क्रेडिट, तो एंट्री आएगी हमारी क्रेडिट साइड में। ये साइड क्रेडिट साइड होती है और ये साइड जो होती है वो डेबिट होती है। तो जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसी का देखना होता है। तो रिवैल्यूएशन कहां पर है, क्रेडिट में, तो कहां आएगी एंट्री, क्रेडिट में। नाम किसका आएगा, जो दूसरा नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब वो एसेट जो भी नाम है उसका वो यहां पर लिख दिया जाएगा और अमाउंट को अमाउंट के कॉलम में शो कर दिया जाएगा। अब इसी के साथ केस 5 की एंट्री भी कर लेते हैं, जो एक एसेट क्या थी, अनरिकॉर्डेड थी। ठीक है, तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, बाय जो भी, फिर एसेट ही लिखना पड़ेगा। अब यहां ये तो लिख नहीं सकते अनरिकॉर्डेड एसेट, तो आप अभी भी क्या लिखोगे, बाय एसेट अकाउंट और सेम वही अमाउंट लिख दोगे। तो ये केस 1 की एंट्री है, ये केस 5 की एंट्री है। यहां क्या है, वो अनरिकॉर्डेड थी और यहां क्या था, वो एसेट इंक्रीज हो रही थी। 2 केस हो गए। अब थर्ड पर पहुंचो, जिसमें डिक्रीज हो रही है। तो जब डिक्रीज में देखोगे तो रिवैल्यूएशन किस तरफ दिखेगा आपको, डेबिट में, तो एंट्री भी किस तरफ आएगी, डेबिट में। नाम क्या आ जाएगा, उस एसेट का। तो आप एसेट अकाउंट को डेबिट कर दोगे। ये किस लिए हो रहा है, जब आपकी किसी भी एसेट की वैल्यू क्या कर रही हो, डिक्रीज। तो एसेट डिक्रीज हुई तो वो कहाँ आ गई, हमारे डेबिट में। अब हम पहुंचते हैं केस 3 पर। तो केस 3 में भी आप देखोगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में है। किस लिए है, लायबिलिटी के इंक्रीज होने पर। तो आपको अब केस 3 के अंदर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में ही लिखना पड़ेगा। उस लायबिलिटी का नाम लिखना पड़ेगा, जो लायबिलिटी क्या हो रही हो। देखिए कौन सा साइन है, इंक्रीज का। तो लायबिलिटी क्या हो रही हो, इंक्रीज। एसेट डिक्रीज होने पर आती है डेबिट साइड में, लायबिलिटी इंक्रीज होने पर आती है। साथ ही साथ ये केस 6 भी है। केस 6 हमें क्या कहता है कि लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, अनरिकॉर्डेड होनी चाहिए। तो अनरिकॉर्डेड के लिए भी हम क्या करेंगे, यहां पर उस लायबिलिटी का नाम लिख देंगे। ठीक है, और ये किस लिए आया है, क्योंकि वो क्या है, अनरिकॉर्डेड। और अमाउंट बाहर डाल दोगे। प्रोविजन भी वही चीज है। प्रोविजन जब आप बनाते हो तो उसको भी हम डेबिट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो हम रिकॉर्ड करेंगे। अब इंक्रीज कर रहा होता है कभी कभी कुछ केसेस में, तो वो यहाँ हो जाता है, नहीं है तो ये बन जाता है। तो केस 3 और 6 दोनों हो गए। ठीक है, तो ये एंट्री 3 के लिए है, ये एंट्री 6 के लिए है, और जो ये एंट्री आई थी ये आई थी हमारी 2nd के लिए। ठीक है, तो ये केसेस हो गए। अब क्या रह गया, एक केस 5th केस। 5th केस क्या कहता है कि डिक्रीज हो रही है एसेट। फोर्थ केस क्या कहता है कि एसेट क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज। तो 4th केस में आप देखोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में है। ठीक है, तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा क्या, लायबिलिटी। जो भी उसका नाम है उस लायबिलिटी का, वो यहां पर आ जाएगी। ठीक है, और ये किस लिए इस तरफ आ रही है क्रेडिट में, क्योंकि ये क्या हो रही है, डिक्रीज, कम। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का तरीका। अब इस बेस पर जो हमें अब नेक्स्ट स्टेप करना होता है रिवैल्यूएशन में, वो ये देखना होता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखिए नॉर्मली
हम ये एज्यूम करते हैं कि प्रॉफिट होगा। बस आपको ये देखना है कि कौन सी साइड बड़ी है। बड़ी का मतलब ये जो अमाउंट आए इनमें कौन सी साइड बड़ी है। अगर मान लिया डेबिट साइड बड़ी है तो आप डेबिट साइड का टोटल पहले करोगे, उस टोटल को यहाँ लिखोगे और फिर ये माइनस कर कर जो निकलेगा, अगर डेबिट साइड बड़ी है तो आपका लॉस निकलेगा। तो वो लॉस क्या होगा, ट्रांसफर्ड कर दिया जाएगा बिटवीन क्या, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जितने भी पुराने पार्टनर हैं उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ आपको ये याद रखना है कि ये एंट्री जो होगी वो ओल्ड रेशो में भी होगी। तो ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशो में वो लॉस क्या हो जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसका उल्टा है, मतलब कि ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है, तो टोटल पहले इसका किया जाएगा, यहाँ आ जाएगा, वो टोटल यहाँ लिख देंगे, ये उसमें से माइनस कर देंगे और उस केस में हमारा प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो उसमें हम प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिख देंगे। किन के बीच में जाएगा, वही ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट में भी जा सकता है, पर करंट में कब जाएगा, जब उनके अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, फिक्स। तो जब फिक्स होंगे तो हम यहाँ करंट अकाउंट लिख देंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती, ऐसा मत समझ लिए आपके सामने मैंने ये दोनों लिखा है तो ये दोनों हो सकता है, दोनों नहीं होगा। या तो ये चीज मिलेगी, लॉस मिलेगा, या प्रॉफिट मिलेगा, कभी भी दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। तो ये पहले का पूरा पोर्शन था, ये अब से पहले हम कर चुके हैं, जब चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर किया, जब भी ये किया था, एडमिशन किया जब भी किया, और अब रिटायरमेंट पे फिर दोबारा से किया। तो आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से चलता है वो अब यहाँ चीज बताइए। अब हम इसके सेकंड टॉपिक पर आते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व और प्रॉफिट और लॉस, जो ऑलरेडी कहां पर है, हमारे बैलेंस शीट में। तो उसके लिए ब्लैक बोर्ड साफ करना पड़ेगा। तो वो जर्नल एंट्री का पोर्शन है जिसमें आपको जर्नल एंट्री बताई, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, एंड ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं वो सिखाया। पहले वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इसके सेकंड टॉपिक पर चलेंगे जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस को सीखेंगे। तो देखिए, जब लास्ट में हम कर रहे थे तो रिवैल्यूएशन में तो हमने प्रॉफिट और लॉस दोनों निकाल लिए थे और उनको शो कर दिया था पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। यही हमें गलती करते हैं जब हम क्वेश्चन बोर्ड में अटेम्प्ट करते हैं कि हम जर्नल एंट्री पूछी जाती है तो हम उनकी तो जर्नल एंट्री कर देते हैं जिनकी एडजस्टमेंट है, उस प्रॉफिट और लॉस की एंट्री छोड़ देते हैं। तो वही मुझसे भी छूट गया था, तो उसको रिवाइज करने के लिए या उसको दिखाने के लिए कि वो जर्नल एंट्री में कैसे होगा वो आपके सामने रखा है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो आपने देखा था कि वो डेबिट साइड में था, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होने चाहिए, क्रेडिट। कौन से पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, सिर्फ ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में क्रेडिट होंगे, देखा था आपने, ओल्ड रेशो। तो प्रॉफिट हो तो ये एंट्री हो जाती है। अगर इन केस लॉस हो रहा है तो जब लॉस होगा तो एंट्री इसके जस्ट रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गए और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अभी भी किस रेशो में चलेगी एंट्री, ओल्ड रेशो। किन के बीच में होगी, सिर्फ ओल्ड पार्टनर। तो क्योंकि रिटायरमेंट का केस कर रहे हैं तो रिटायरिंग पार्टनर भी इंक्लूड होगा यहाँ पर, क्योंकि वो भी ओल्ड पार्टनर है, तो वो भी प्रॉफिट में भी और लॉस में भी शेयर लेगा। अब हम